हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला पे। और हम हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जो हम कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर 2018 के साइंस के क्वेश्चन हम शिफ्ट बाय शिफ्ट कर रहे हैं। ये हमारा है पार्ट नंबर 16 वीडियो। इससे पहले 15 वीडियो आ चुके हैं, अभी तक आपने उनको नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट पे जाकर या इधर आई बटन पे जाकर आप उनको देख सकते हैं। और ये है 23/9/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो। आप हमसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, ये हमारी है फेसबुक आईडी। और चलती है बिना टाइम गंवाते हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप रेलवे से संबंधित कोई भी अपडेट है वो मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी अधातु कक्षा ताप पर तरल अवस्था में रहती है, यानी कि रूम टेम्परेचर कौन सी अधातु है वो आपके तरल अवस्था में लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि H इसका आंसर होगा, लेकिन दोस्तों H इसका आंसर नहीं है। ये आपसे पूछा है कि अधातु कौन सी है, तो यहाँ पर अधातु आपके है ब्रोमीन, जो कि कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि धातु की बात पूछे तो पूछे Hg, आपको टिक करना है। दोस्तों मैंने पीरियोडिक टेबल के टॉप 100 क्वेश्चन हैं वो करा दिए हैं, उनको आप देख सकते हैं यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर या आई बटन में जाकर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सोडियम धातु को किस में संग्रहित किया जाता है। अब दोस्तों सोडियम होता है ना, वो बहुत ही एक्टिव मेटल होता है, बहुत ही क्रियाशील धातु होती है। तो होता क्या है कि ये तुरंत आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है, इस वजह से इसको आपके केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीच दर्शाता है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, एक ओम का नियम है विद्युत धारा वाले चैप्टर में। वो ये कहता है कि जब किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और विभवांतर है, यानी कि V समानुपाती I ये होता है। और इसे बोलते हैं ओम का नियम V बराबर IR, यानी कि जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यह है दोस्तों ओम का नियम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि एक है न्यूमेरिकल। 50 किलो भार का एक लड़का है, ठीक है, वो 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए शक्ति जो होती है वो दोस्तों होती है P बराबर W/T, ठीक है, P बराबर W/T। अब देखिए कार्य क्या होता है, जब कोई वस्तु है उसको स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, तो अगर कोई हाइट आपको दे रखे किसी सर्टेन हाइट में चेंज होता है तो हमेशा ध्यान रखना जो किया गया कार्य होता है दोस्तों वो उसकी स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि यहाँ W बराबर हो जाएगा दोस्तों mgh, और यहाँ पर आपका जो T है वो तो दोस्तों T ही रहेगा, यानी कि इसका सूत्र हो जाएगा mgh/T। चलिए रखते हैं जो भी हमको दे रखा है। देखिए P बराबर m का मतलब है 50 किलो, ठीक है, 50 G बराबर आपके सामने है 10 और mgh हाइट। अब देखिए एक सीढ़ी है उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है और टोटल है 45 सीढ़ी, यानी देखिए 15 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग दे लेंगे और टोटल सीढ़ी है कितना 45, ठीक है। और T आपको देखा कितना यहाँ पर 9 सेकंड, ठीक है, 9 सेकंड। तो ये हो जाएगा P बराबर W/T। इसको हल करना है तो यहाँ पर देखिए इसको मैं 5 से काटता हूँ, ये हो जाएगा 5 और 15 5 75 और 75 × 5 आप करेंगे तो आ जाएगा 200 और 25, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 225 दोस्तों नहीं, यहाँ पर 375 आएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 375 वाट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि 10 मीटर प्रति सेकंड के गतिमान से एक 2000 किलो का एक ट्रक है ट्रैफिक लाइट पर खड़ी हुई कार से टकराता है। टकराने के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने लगते हैं। तो आपसे पूछा है कार का द्रव्यमान क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पर एक ट्रक था, ठीक है, ये एक ट्रक है, इसको क्या बोल देंगे ट्रक, ठीक है, ये ट्रक था। अब हुआ क्या, ये ट्रक एक आपके टकराया किससे, पार्किंग में खड़ी, मैं छोटा ट्रक बताता हूँ, ये था आपका ट्रक। अब देखिए ये हुआ क्या, ये आपके कोई कार खड़ी थी, ये इस कार से टकराया और कार से टकराने के बाद ये अपने साथ कार को भी ले गया, यानी कि दोनों मिक्स होकर चले गए। अब दोस्तों होता क्या है, जब भी टक्कर होती है ना तो टक्कर के बारे में आपके एक संवेग का संरक्षण रूल है वो यहाँ पर लगेगा। अब संवेग का संरक्षण रूल ये कहता है कि यहाँ पर देखिए टक्कर के पहले जो इनका जो संवेग था m1 v1 था, ठीक है, पहले का ट्रक का। जो कार का था दोस्तों था m2 v2, और उसके बाद दोनों का जो होगा ना दोस्तों वो यहाँ पर हो जाएगा m1 + m2 और v,
ये होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है यहाँ पर संवेग का संरक्षण का जो रूल यहाँ पर लगता है, यानी कि m1v1 प्लस m2v2 बराबर m1 प्लस m2 और गुणा में v। चलिए अब इसको हल करते हैं और देखते हैं जो आंसर है वो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू हम रखते हैं m1 मान लेते हैं कि ट्रक है, तो m1 यानी कि ट्रक का आपको द्रव्यमान दे रखा है 2000, ठीक है। m1v1 यानी ट्रक का वेग दोस्तों कितना है 10। m2 का मतलब कार का द्रव्यमान, वो हमारे पास नहीं है m2, और v2 का मतलब कार का द्रव्यमान, कार का वेग। अब दोस्तों कार है ना शुरू में 0 की स्पीड से थी, मतलब कार स्थिर रखी तो उसका 0 हो जाएगा, बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि आपका ट्रक का द्रव्यमान 2000 किलो प्लस कार का मान लेते हैं x, और यहाँ पर वेग क्या होगा दोस्तों 8, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गया 0। अब दोस्तों इस 8 का भाग लगाएंगे इधर। अब देखिए इसको हल करेंगे तो दोस्तों कैसा आएगा 2000, ठीक है। इसको मैं इधर ले रहा हूँ 2000 प्लस x बराबर ये 20,000, ठीक है। 20,000 हो जाएगा और 20,000 में इस 8 का भाग हम लगाएंगे, यानी कि 2000 प्लस x जब इसमें भाग लगाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2000 प्लस x बराबर 2500, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 500 किलोग्राम, ठीक है। 500 किलोग्राम, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 500 किलोग्राम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल है, आपको दिया है 750 वाट की एक वॉशिंग मशीन है, वो प्रतिदिन 4 घंटे काम ले जाती है। तो आपसे पूछा है काम आने वाली ऊर्जा ज्ञात कीजिए एक दिन के अंदर। तो देखिए दोस्तों जो ऊर्जा का व्यय होता है ना उसके न्यूमेरिकल मैंने पहले ही करा दिए हैं, फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं, उनको आप आई बटन से यहाँ देख सकते हो, प्लेलिस्ट से देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो ऊर्जा व्यय होता है उसका निकालने का सूत्र होता है शक्ति होनी चाहिए वाट में इनटू समय होना चाहिए दोस्तों घंटे में, और 1000 का यहाँ पर भाग लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों हमको क्या दे रखा है, शक्ति दे रखी है 750, ठीक है। इसके बाद समय दे रखा है 4 घंटे और 1000 का भाग लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 750 × 4 करेंगे तो यहाँ पर आता है 3000, और 3000 में 1000 का भाग लगाएंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा 3 किलोवाट हावर्स, यानी कि 3 kWh, 3 यूनिट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 जो क्लास 9th का मैंने कराया था, वहाँ पर क्लास 10th का जो कराया था वहाँ पे है प्रकाश वाला। देखिए आपको मैंने बताया था प्रकाश का जो परावर्तन होता है दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पहला जब प्रकाश की किरण आपके एक समतल या चमकीली सतह पर गिरती है, और दूसरी जब प्रकाश की किरण आपके एक खुरदरी सतह पर गिरती है। तो दोस्तों जो चमकीली सतह पर या समान सतह पर गिरती है तो उसमें जो परावर्तन होता है वो इस प्रकार से होता है, मतलब प्रकाश की किरणें एक ही दिशा से आती हैं तो एक ही दिशा में वापस लौट जाती हैं। लेकिन अगर खुरदरी सतह पर होता है तो होता क्या है, जैसे एक यहाँ पर आई तो वो इधर चली गई, दूसरी यहाँ आई वो इधर चली गई, तीसरी यहाँ आई तो इधर चली गई, मतलब होता क्या है ये असमान दिशाओं में फैल जाती हैं। तो जो आपके प्रकाश की जब प्रकाश किरण पूछ रहा है चमकीली सतह पर गिरती है, तो दोस्तों आपको बताया था नियमित परावर्तन या रेगुलर परावर्तन को बोलते हैं। अभी जो आपको बताया था ऐसा वाला दोस्तों ये आपका होता है नियमित परावर्तन, यानी कि एक ही डायरेक्शन से आई और सेम डायरेक्शन वो वापस लौट जाती हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वो है कि ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकंड बाद ज़मीन पर आ जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए, वह वेग ज्ञात कीजिए जिसको इसको फेंका गया था, यानी कि वेग आपसे पूछा है प्रारंभिक वेग। अब दोस्तों हमको कुछ नहीं दे रखा, मात्र टाइम दे रखा है 12.5 सेकंड का, और आपसे प्रारंभिक वेग ज्ञात कर रखा है। तो ऐसा कोई भी सूत्र नहीं है जिससे हम इसको ज्ञात कर सकें। इसके लिए रेलवे ने इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक ही चीज़ दे रखी है, कम से कम हमको 2 चीज़ दिया होता तो हम इसको कर देते। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछला जो मैंने वीडियो कराया था पार्ट नंबर 15 उसमें भी यही क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, जब एक ही पौधा होता है उसके 2 अलग अलग फूल होते हैं, ठीक है। एक ही पौधा होता है उसके 2 फूल होते हैं, आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं अपने जीन्स का, अपने गुणों का, तो उससे बोलते हैं उभयलिंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हेम्पोटेरिक, या फिर इसको बोलते हैं यहाँ पर आपके बाइसेक्सुअल। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो यहाँ पर पपीता दे रखा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक पिंड है उसका द्रव्यमान 2 किलो है, ठीक है। एक वस्तु है उसका द्रव्यमान 2 किलो है, और एक दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान 3 किलो है, ठीक है। ये एक दूसरे की ओर, मान लीजिए ये आपका एक वस्तु है जो आपकी 2 किलो की है, ठीक है, वो इधर जा रही है। एक दूसरी वस्तु है 3 किलो की, वो आपके दोस्तों इधर आ रही है। दोनों का वेग दे रखा है, एक का वेग आपके 4 मीटर प्रति सेकंड है और दूसरे का 2 मीटर प्रति सेकंड है। अभी एक दूसरे से टक्कर करते हैं, तो आपसे पूछा जब वो टक्कर करते टाइम, यानी कि जस्ट जब उनके बीच टक्कर हुई, तो आपसे पूछा है उनका प्रत्यास्थ संघट्य क्या होगा, मतलब उनमें विस्थापन किस तरफ होगा, ये आपसे पूछा है। तो आपसे पूछा, देखिए यहाँ पर देखिए
विस्थापन कहीं भी नहीं होगा। जब वो टक्कर करते हैं उस टाइम विस्थापन कहीं भी नहीं होगा, टक्कर के बाद यहाँ पर विस्थापन होगा, लेकिन टक्कर के जस्ट टाइम उनके बीच यहाँ पर कहीं भी विस्थापन नहीं होगा। यानी कि वो एक दूसरे को विपरीत दिशा में टक्कर करेंगे बस, ठीक है। यानी कि ये वाला इधर बल लगाएगा, ये वाला इधर बल लगाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब एक दूसरे की विपरीत दिशा में वो टक्कर एक दूसरे को करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपके है जो बायोलॉजी से है, और इसमें क्वेश्चन पूछा है कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपकी जो पीट्यूटरी ग्रंथि होती है उसको दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बहुत जल्दी हम बायो करेंगे और बायो में आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर करेंगे। किस ग्रंथि को पीट्यूटरी कहते हैं, किसी को मास्टर कहते हैं, किसी को, मतलब सबके बारे में, पूरी ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये नियोन है, ये क्रिप्टॉन है, ये आर्गन है, ये सारे के सारे वर्ग 18 के तत्व हैं। वर्ग 18 में देखिए कौन कौन से आते हैं। ही ना अगर कर, आपको ट्रिक बताई थी, ही ना अगर कर 0 पे आना उठे, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। लेकिन दोस्तों प्लेटिनम है वो आपके इन ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम डिफरेंट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। तो देखिए लिथियम, पोटेशियम और सोडियम में ये समानता है कि आपके वर्ग 1 के तत्व है। मैं आपको आधुनिक आवर्सानी के वीडियो कराया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, उनको आप देखना। यहाँ पर देखिए वर्ग संख्या 1 के याद करने की ट्रिक आपको बताई थी, हलीना की रब से फरियाद। तो होता क्या है दोस्तों, जो भी एक ही वर्ग के तत्व होते हैं ना, उनमें ये समानता होती है कि उनके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, समान होती है। अब देखिए वर्ग संख्या 1 की बात हो रही है तो वर्ग संख्या 1 के तत्वों में क्या होता है, केवल अंतिम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनके बाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। वृषण यानी कि टेस्टिस जो होते हैं, जो पुरुषों में पाए जाते हैं, उनमें से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पुरुषों में एक ही हार्मोन निकलता है, ठीक है। जो आपके सेक्सुअल हार्मोन होता है वो होता है एक ही होता है, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। यानी कि देखिए विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है, विस्थापन में चेंज होता है समय के साथ, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों वेग जो होता है ना, वेग, वो क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन दर होता है उसको बोलते हैं त्वरण, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपके टेम्परेचर जो होते हैं उनको बदलने का है। बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर एक अलग से स्पेशल क्वेश्चन बना दूंगा कि आपको अलग अलग पैमाने में टेम्परेचर दे रखा है, उनको आप कैसे बदलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है। तो आपको ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी कि देखिए दोस्तों होता क्या है, जो आपके कार्बन है ना वो 4 प्रकार के बंध बनाता है, लेकिन मेनली 3 ही प्रकार के बंध हैं वो स्थायी होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। और उन्हीं के आधार पर अलग अलग परमाणुओं से अलग अलग ये संयोग करता है। अब देखिए अगर कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध होता है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन, एथेन, ठीक है, बोलते हैं एथेन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होता है उसको बोलते हैं एथीन, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बंध होता है उसको बोलते हैं एथाइन, ठीक है, एथाइन। तो आपसे यही पूछा है कि इनमें से जो आपको कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम मिलेगी, तो सबसे छोटा जो बंध होता है ना दोस्तों वो होता है एथेन में, ठीक है, एथेन में सबसे छोटा होता है। उसके बाद एथीन में होता है द्विबंध, और एथाइन में होता है दोस्तों ट्रिपल बंध, 3 बंध होते हैं, ठीक है, 3 बंध होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राणी वर्ग का वर्गीकरण का पदानुक्रम सही कौन सा है। दोस्तों R.H. विटेकर ने क्या किया था, जंतुओं को, जीवों को आपके 5 अलग अलग भागों में विभाजित किया था, और उन्होंने एक क्रम अपनाया था, और उस क्रम का आपसे क्रम पूछा है कौन सा क्रम सही है। तो उन्होंने सबसे पहले संघ लिया था, ठीक है, संघ यानी का यूनियन, फिर वर्ग लिया था उनकी क्लास, गण, कुल, वंश, और लास्ट में लिया था प्रजाति यानी कि स्पेसीज। इसके आधार पर वर्गीकरण किया था। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया ना तो बहुत एरर आ रहा था, इस वजह से मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर होगा। बहुत जल्दी हम बायो करेंगे तो सब क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा एक कैटायन है। तो जो आपके आर्ट्स के और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने पहली बार सुन रहे हो कैटायन क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कैटायन क्या होता है, जो धनायन होते हैं उनको कैटायन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कल ही मैंने वीडियो डाला था यहाँ पर कि आप रासायनिक सूत्र कैसे लिखे किसी का भी, तो उसको आप बताया था कौन कौन से कैटायन होते हैं, कौन कौन से धनायन होते हैं, कौन कौन से ऋणायन होते हैं। तो दोस्तों कार्बोनेट होता है सूत्र में आपको बताया था CO3 2- होता है। अब देखिए ये होता है आपका ऋणायन, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड तो दोस्तों ये OH-, ये होता है हाइड्रोक्साइड, ये भी माइनस है। नाइट्रेट होता है दोस्तों NO3-, ये भी माइनस होता है। लेकिन दोस्तों अमोनियम होता है वो दोस्तों NH4+ होता है, तो ये होता है आपका क्या,
धनावेश, ठीक है। तो यही पूछा है आपके कि कैटायन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के अणु में उपस्थित होते हैं। यानी कि कॉपर सल्फेट होता है ना दोस्तों, उसका सूत्र होता है CuSO4.5H2O। दोस्तों ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ लेते हैं कि क्रिस्टलन जल के अणु याद कीजिए, है ना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बहुत जल्द 50-60 आपके जो रासायनिक सूत्र हैं उनकी आपको PDF बना कर दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो रेलवे की पाठशाला सर्च कीजिए, या आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। बहुत जल्दी टॉप आपके 50 से ऊपर मैं आपको रासायनिक सूत्र हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, नाम सहित, ठीक है, सूत्र सहित। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि यदि 50 वाट का एक बल्ब है वो दोस्तों 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो ये कितने समय चला था। अब दोस्तों ऊर्जा का हमने सूत्र देखा था, शक्ति जो होती है वो होती है P = W/T। ये आपको दिया हुआ है, आपको टाइम पूछा है तो टाइम यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा W/P। अब देखिए दोस्तों, आपको W यानी कि W होती है दोस्तों वो ऊर्जा के बराबर ही होती है, यानी कि कार्य करने की जो दक्षता होती है उसे हम ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1000 T निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 है, ठीक है, उसमें भाग लगा देंगे 50 का, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना, 20 सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, हमारे कान के अंदर 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं जो कि कंपन के माध्यम से हम जो बोलते हैं उसको सुनने में मदद करती हैं। तो आपसे पूछा है उन हड्डियों के नाम क्या है। तो दोस्तों हड्डियों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं डायरेक्ट ही बिना ऑप्शंस के, क्योंकि इनके ट्रांसलेशन है वो बहुत गलत हो रहे थे। मैंने ऑप्शन में सिर्फ वही आंसर लिखे हैं जो कि राइट आंसर। तो आपके 3 हड्डी पाई जाती है, पहला होती है हैमर, दूसरा होती है एनविल और तीसरा होती है सिट्रप, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 3 हड्डियाँ हमारे अंदर कान में पाई जाती हैं जो कि कंपन के लिए जिम्मेदार होती हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वॉशिंग सोडा जो होता है उसके एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों वॉशिंग सोडा जो होता है ना उसका सूत्र होता है आपकी Na2CO3.10H2। ये सूत्र होता है आपके वॉशिंग सोडा का। अब देखिए इसमें 10 जल के अणु होते हैं तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका आकार होता है सबसे छोटा होता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, कल का वीडियो जो कराया था कल परसों का आधुनिक आवर्तसानी का, उसमें मैंने आपको बताया था, आप इन ऑप्शंस को देखोगे ना, 3 ऑप्शंस को, तो सोडियम प्लस, देखिए सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कितने इलेक्ट्रॉन है 10। Mg+2, Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम का मतलब इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 त्याग दिए, बचे कितने 10, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अब दोस्तों जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें आपको ध्यान रखना है, जितना बड़ा ऋणायन होता है उसका आकार उतना ही बड़ा होता है, जितना छोटा यहाँ पर धनायन होता है उसका आकार उतना ही छोटा होता है। तो आपसे पूछा है किसका आकार सबसे छोटा है, तो Al+3 एल्युमिनियम का आकार सबसे छोटा है, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है वो द्विबीजपत्री पौधों का नहीं है। यानी कि द्विबीजपत्री पौधे होते हैं जिनमें जो बीज होता है ना दोस्तों वो आपके 2 अलग अलग पलकों के रूप में पाए जाते हैं, उनमें 2 फलक होते हैं उनके रूप में पाए जाते हैं। तो दोस्तों उनके अंदर आपको ध्यान रखना है रेशेदार जड़ है वो नहीं पाई जाती हैं, यानी कि फाइब्रियस रूट है उनके अंदर नहीं पाई जाती हैं, ये उसका गुण नहीं होता है। उनके अंदर मेन जड़ पाई जाती है, 2 बीज होते हैं, जालीदार सिरा संरचना पाई जाती है, लेकिन उनके अंदर रेशेदार जड़ है नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है कि गति का जो सेकंड नियम है, ठीक है, गति का दूसरा समीकरण है वो दोस्तों किस किस के बीच संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गति का दूसरा नियम है, जो दूसरा समीकरण है वो स्थिति और समय के बीच आपके संबंध को दर्शाता है, यानी कि पोजीशन और टाइम के बीच। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।